लाइट जला दो। खड़ी हो जाए बेटा, इतने दिन कहाँ थे? बंद करो 1 मिनट। तो जब नहीं आ पाते हैं तो उसको इन्फॉर्म कर दिया करिए, ठीक है साहब? आप लोग भी गोला मारने लगे हैं बिना इन्फॉर्मेशन के। हाँ चलिए, तो हम लोगों ने लिख लिया था बेटा, फ्लक्स बता दिया गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया था, गॉस लॉ हो गया था। गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी का यूज़ करके डिफरेंट शेप ऑफ बॉडी के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट जो शेप ऑफ बॉडी होगा, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला जो होगा उसको डिटरमाइन करेंगे आप, ठीक। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। यहाँ बेटा हमने टर्म यूज किया कंडक्टिंग। क्या यूज किया? कंडक्टिंग। एक कंडक्टिंग होता है, दूसरा नॉन कंडक्टिंग होता है। जब हम लोग कंडक्टिंग कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? कंडक्टिंग कहेंगे तो उस केस में चाहे वो सॉलिड हो चाहे हालो हो, दोनों के लिए जो इक्वेशंस मिलेंगे डिफरेंट पॉइंट पे ना, वो सेम मिलता है बेटा। उधर पीछे दे दो, ठीक। तो उस केस में दोनों ही कंडीशन में जो क्या मिलेगा आपका फार्मूला मिलेगा वो आपको सेम मिलता है। अगर हमारा कैसा है वो कंडक्टिंग नेचर का है। अगर कंडक्टिंग नेचर का है तो जो फार्मूला आपको मिलेगा ना, दोनों केसेस में वो हालो होगा या सॉलिड होगा, दोनों ही कंडीशन बेटा सेम मिलता है, ठीक। दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा आपका? सेम मिलेगा। रीजन क्या होता है? देखो, जब हम लोग स्फीयर जो है वो कंडक्टिंग नेचर का है, कैसे नेचर का बेटा? कंडक्टिंग नेचर का है, तो जो भी इसको चार्ज आप प्रोवाइड करेंगे, जो भी चार्ज क्या करेंगे आप प्रोवाइड करेंगे, वो उसके ऑलवेज सरफेस पे लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा? ऑलवेज लाई एट द सरफेस। तो उस कंडीशन में हमारे जो चार्ज आपका यानी कि अप्लाई करें प्रोवाइड करेंगे, वो उसके सरफेस पे लाई कर सकते हैं। सरफेस के बाहर नहीं होते तो आपको अब इसके सरफेस पे जैसे हम उसे एक लाइन दिखा नहीं सकते हैं ना, वो सरफेस पे लाई करता है, ठीक। जब सरफेस पे लाई करेगा तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जरा बताएंगे पहले। जी सर, खड़े हो जाइए, बहुत छुट्टियाँ कर रहे हैं, ठीक। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो फ्लक्स अंदर होगा या नहीं, फ्लक्स जो पास आउट होगा वो टोटल कितना होगा? अगर हम यहाँ अंदर कोई पॉइंट ले लें, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स अंदर मिलेगा या नहीं? जी हाँ, तो यहाँ क्यू इनसाइड है क्या? है, हाँ है। अंदर चार्ज होगा क्या? अरे हमने कंडक्टिंग बोला साहब, इसीलिए देखो लाइन मैंने अंदर लाइन भी किया है। होगा क्या अंदर? अंदर होगा या नहीं ये बताओ जी। अंदर फ्लक्स होगा बेटा? अंदर किसी पॉइंट पे कोई अगर गॉसियन सरफेस डाल रहा है तो फ्लक्स उसके थ्रू मिलेगा। सब छुट्टियाँ हमारे हो। हाँ जी, अंदर फ्लक्स होगा क्या बेटा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है। अरे भैया फार्मूला आपने फाई कर तो क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ना, ठीक। इन क्या है? क्या क्यू इन नहीं है, ठीक। तो जब सरफेस पे है तो अंदर चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा। और दूसरा फार्मूला पढ़ा इक्वल टू ए इंटू ए पढ़ा था आपने, तो जब अंदर फ्लक्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो ऐसे सारे बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बेटा, ऐसे सारे बॉडी जहाँ पे इनसाइड चार्ज नहीं लाई करेगा वहाँ पे इनसाइड फ्लक्स नहीं होगा, और फ्लक्स नहीं होगा तो फील्ड भी नहीं होगा, ठीक। बैठिए। इसका मतलब जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है वो चाहे सॉलिड हो बेटा चाहे हालो हो, बोथ पास सॉलिड एंड हालो लेते हैं, अंदर आपका फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। सरफेस और सरफेस के बाहर पॉइंट के लिए हमें क्या मिलेगा? फील्ड मिलेगा, ठीक। तो हम लोग लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंडक्टिंग चार्ज, यही पे हम लिख दे रहे हैं बोथ क्या? सॉलिड एंड हालो, सॉलिड एंड हालो स्फीयर। वो चाहे सॉलिड हो बेटा या क्या होगा हालो हो, दोनों के लिए सिचुएशन यही मिलेगा। बोथ सॉलिड एंड हालो स्फीयर्स के लिए जो सिचुएशन होगा वो क्या रहेगा? सेम होगा। चाहे सॉलिड स्फीयर हो या क्या हो आपका हालो स्फीयर हो, दोनों के लिए जो कंडीशंस आपकी होंगे वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। दोनों के लिए कंडीशन क्या होगा आपका?
सेम सेम रहेगा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज बोथ सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर्स। बोथ सॉलिड एंड क्या हो गया बेटा, हॉलो स्फीयर्स हो गया। ठीक, देखो केसेस क्या हो गया। अब हम लोग निकालेंगे 3 पॉइंट लेंगे। एक मान लो चार्ज आपका क्यू है, बाहर पॉइंट हमने ए ले लिया बेटा, सरफेस पे ही पॉइंट हम बी ले लेते हैं, और एक इनसाइड पॉइंट आपने सी ले लिया। फिर 3 पॉइंट दिए गए, आउटसाइड पॉइंट ए, एक सरफेस पॉइंट बी, एक इनसाइड पॉइंट सी। इसके तरह हम लोग एक आर्टिफिशियल यानी इमेजिनरी जिसे कहते हैं, इमेजिनरी गासियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। ठीक, इमेजिनरी का ड्रा कर लिया गासियन सरफेस। बी पॉइंट पे ऑलरेडी एक सरफेस सही है, और एक इमेजिनरी सरफेस हम लोग कहाँ अंदर सी से पास होता हुआ। ठीक, तो पहला कंडीशन है फार आउटसाइड पॉइंट। इसके लिए फार आउटसाइड पॉइंट, फार आउटसाइड पॉइंट या आउटर पॉइंट कह लेते हैं लोग। आउटसाइड पॉइंट क्या है हमारा ए, फार आउटसाइड पॉइंट लेते हैं ए के लिए। आपका जो आउटसाइड पॉइंट आपने लिया है वो कौन सा है, आपका ए है। तो फार आउटसाइड पॉइंट ए के लिए अगर हमें फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है, तो कैसे करना होगा, क्या होगा देखो। फार आउटसाइड पॉइंट ए, जब आउटसाइड पॉइंट आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो बेटा, आउटसाइड पॉइंट ले रहे हैं, तो देखो यहाँ से क्या होगा। अगर एक स्मॉल एरिया ले लिया डी ए, और यहाँ पे फील्ड ई को ले लेते हैं। एरिया हमने स्मॉल लिया कितना, डी ए ले लिया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम ये लोकल चार्ज जो होगा इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही आई करेगा ना। ये बेटा जो चार्ज है ये इस गॉसियन सरफेस से कहाँ पे है, अंदर ही है। तो हम लोग निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू क्या, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ जो भी आपने पढ़ा। तो पाई ई की वैल्यू होता है बेटा क्यू बाय एप्सिलॉन। एक ही क्वेश्चन लिखेंगे, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू, एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस। तो अगर स्मॉल एरिया से लेंगे तो मान लो आपका डी फाई है, आपने फार्मूला पढ़ा था डी फाई इक्वल टू ई डॉट कितना डी ए होगा। ठीक, क्योंकि देखो हमेशा बेटा किसी सरफेस पे जो सेंटर से लाइन ड्रा करते हो हमेशा रेडियल यानी रेडियस वेक्टर जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे। किसी भी स्फेरिकल सरफेस के रेडियल वेक्टर ऑलवेज क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होता है। तो जब ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ थीटा की जो वैल्यू क्या आएगी, ये बता 0 की 90 किस पे, अगर रेडियल वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, और फील्ड जो होगा वो भी रेडियली परपेंडिकुलर होगा, तो जो एंगल आपका होगा वो कितना है, यहाँ लेंगे थीटा की वैल्यू 0 और 90। 0 वाले हाथ उठाओ, 0 होगा बेटा। अभी उस दिन समझाया गया था क्योंकि रेडियली आउटवर्ड दोनों हैं भाई। जैसे कहा जाए दोनों हमारे ऐसी लाइन है, इस लाइन के दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे ना। ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ऐसे यहाँ पे करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको 0 मिलेगा। 0 की वैल्यू कितना होता है 1, यही वैल्यू हो जाएगी ए इंटू डी ए कॉस 0। ठीक, अब ड्यू टू होल सरफेस जब ले लेंगे, ड्यू टू होल सरफेस की वजह से जब आप फ्लक्स लेंगे तो फाई ई की वैल्यू मिलेगी बेटा ई इंटीग्रेशन क्या, ये बराबर ई इंटू डी ए हो गया। ई इंटू कितना हो गया, डी ए के बराबर ई इंटू डी ए, और डी ए की वैल्यू कितना होता है बेटा इसके सरफेसेस के लिए, सरफेस एरिया पूरा कितना होगा, किसका, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। वो मालूम बता रहे भैया, हाँ ठीक है। सरफेस एरिया आपका स्फीयर जो होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल जो करेंगे इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू मिलेगी कितना इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहीं पे लिख देना सिंस इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू कितना है 4 पाई इंटू आर की वैल्यू इसका लिया है ना 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई ई। इसे क्वेश्चन फर्स्ट बनाया था, इसे क्वेश्चन हमने सेकंड बनाया। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को क्या करिए इक्वेट कर दीजिए। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है फ्लक्स ही है ना, तो दोनों को क्या करें कंपेयर कर दीजिए। कंपेयरिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या सेकंड। तो यहाँ से ई दोनों का पाई है ई इंटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान कितना है बेटा
एप्सिलॉन। थोड़ा सा हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ई आउट, ई आउट से लिखाया आपने, वो लिखा दो ई आउट, क्योंकि आउटसाइड पॉइंट के लिए हम लोग ले रहे बेटा, तो इसको ई ओ से लिखा दो। तो ई आउट इंटू 4πr² इक्वल है, तो 4πr² इधर कर लो, ये बराबर हो जाए देखो 1/4π एप्सिलॉन को एक साथ ले लेते हैं, तो आ गया 1/4π एप्सिलॉन एक साथ, और क्यू अपान कितना दैट इज कह सकते हैं ई आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है r² के, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, डिस्टेंस इंक्रीज करने के साथ साथ क्या होगा, जो वहाँ से फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारी घटती जाएगी किस पे, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो ये कंडीशन यानी कि सरफेस से आप जैसे से आगे जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू आपकी इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, समझ गए? किसी कोई डाउट तो पूछ लो भैया। जल्दी कर लीजिए। आपके बेंच वाले साथ छोड़ दिए क्या तुम्हारा हैं? तब टारगेट डिसाइड ही नहीं रहता है तुम लोग का, हैं? क्या ना, कभी ट्रेन पे बैठ लेंगे, कभी साइकिल पे बैठ लेंगे, कभी हवाई जहाज पे बैठ लेंगे, कभी कुछ, कभी पैदल निकल लेंगे। हाँ, हट जाए। अटेंडेंस हो गया बेटा, साइन हो गया सबका, पकड़ा दो। अटेंडेंस वाला किसके पास है अभी? सबका हो गया है? किसका ना हुआ है? कोई बचा? 4 5 8 10 17 हो गया। कल आप लोग कोई 2 बजे तो नहीं आया था बेटा? जो लोग मैसेज नहीं देखे होंगे। ग्रुप में है तो सब लोग ना, ग्रुप में तो ऐसा जो नहीं जुड़ा हो, आप नहीं जुड़े हो? अच्छा, जुड़े नहीं हो, जुड़े हो लेकिन देखते नहीं। चलिए ठीक हो गया बेटा। आप लोग क्वेश्चन भेजने कुछ करते होते हैं, करते हो तो टॉपिक वाइज भेज दिया जाए। हाँ सर, हैं? जी सर, भेज दिया करें। आंसर आप लोगों को कुछ रिप्लाई नहीं रहता, आंसर भी भेज देंगे। नहीं, आंसर हम जो नहीं भेजेगा उसके पास मत भेजिए। अच्छा ठीक, तो आंसर भेज दिया जाएगा। ठीक है, नहीं कॉन्फिडेंस आएगा ना जब लगाएंगे आंसर मैच करके, अरे वाह वाह। हाँ, नहीं तो सस्पेंस में बने रहेंगे। ठीक, तो आपको आंसर, लेकिन आंसर दे के क्वेश्चन नहीं सेट करिएगा। ठीक, कि सर जी हमने देखा बस हमारा लग गया तुरंत। हाँ, और जब पेपर में आया तो सब गड़बड़ हो गया, तो ऐसा नहीं करेंगे। आप पहले सॉल्व कर लेंगे, हाँ राइट है या रॉन्ग है उसको चेक करने के लिए आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे रहेगा वैसे भेज दिया करेंगे, थोड़ा करते रहिए। आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, ये तो है मानना थोड़ा सा। ठीक, तो उस कंडीशन में बाकी तो सब क्या क्या सुन, क्यों जी लगाते वाते हो, क्या करें सब। हाँ, लगाया करिए, कुछ तो करिए बेटा। ठीक सर जी, हाँ जी जी, यहाँ पर ये नॉट जो लिखे हैं वो कौन वाला ही है? विद आउटसाइड वाला जो फील्ड मिलेगा, मतलब फील्ड। ये आउटसाइड ये आउट उसको प्रयास करके कुछ जो पाने चलाना हो गया, समझ गए? समझ गया। ये आउटसाइड जो 5 सर्कल देंगे
पास सरफेस पॉइंट। दूसरा हो जाएगा पास सरफेस पॉइंट क्या, बी। अगर सरफेस पे जो पॉइंट है वो बी है बेटा, पास सरफेस पॉइंट क्या है आपका, बी है। बी पे कोई आपका लाई कर रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो सरफेस पॉइंट बी के लिए देते हैं, जब यहाँ लेंगे ना तो ये कंडीशन क्या होगा, मतलब जो स्मॉल आर था वो किसके बराबर है, इसकी वैल्यू आपने स्मॉल आर लिया है तो आप मान लेते हैं स्मॉल आर डैश ले लो और ये वैल्यू हमारा कैपिटल आर है। तो जब सरफेस के लिए लेंगे एक चीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब भी फोटो बनाया जाता है चार्ज को ऐसे सरफेस पे दिखाते हैं, इसका मतलब ये इस सरफेस के अंदर ही लाई करता है। जैसे कोई मटेरियल का बनाओगे ना, ये हवा में नहीं है, तो आपको दिखाने के लिए हम लोग दिखाते हैं भाई इसी लाइन में हम बनाएंगे, कितना छोटा बनाएंगे आपको दिखेगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बाहर बनाते हैं, क्योंकि वो आउटर सरफेस पे ही लाई करता है, सबसे आउटेस्ट पार्ट पे लाई करता है, इसीलिए बाहर की तरफ बनाया जाता है। लेकिन जब हम कंसीडर करेंगे ये चार्ज हमारा इस स्फीयर के अंदर ही माना जाएगा, ठीक है। उस केस में आप जो लेते हैं पास सरफेस पॉइंट, स्मॉल आर की वैल्यू जो हो जाता है बेटा वो कैपिटल आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने बनाया है ना, इसी क्वेश्चन में केवल स्मॉल आर के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक। तो जो वैल्यू आपकी होगी तो ई और ई सरफेस की जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे बेटा, तो ई सरफेस की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे इस बार क्वेश्चन कहाँ, प्राइमरी क्वेश्चन थर्ड, ई सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो सरफेस पॉइंट के लिए आपका क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो गया। कभी कभी एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, चार्ज डेंसिटी के टर्म में पूछा जाता है, चार्ज डेंसिटी। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो आपने सिग्मा लिया है, चलिए बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आपकी सिग्मा है, तो जब इस चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसी क्वेश्चन को बदलोगे, हम बदल देते हैं, देखो सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो क्यू अपान कितना होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। भाई टोटल चार्ज क्यों दिया गया है, रेडियस कैपिटल आर है, तो उसके सरफेस पे जो चार्ज है क्यू अपान क्या 4 पाई आर स्क्वायर, या आपके सिग्मा वैल्यू है तो क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा इनटू कितना 4 पाई आर स्क्वायर, समझ गए ना। अब जहाँ क्यू लिखा है उसी जगह पे इसको रख के बाकी सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो इसको जब रख के सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। देखो यहाँ से 4 पाई और 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर लिख लीजिए। ये कंडीशन आपकी कहाँ के लिए है, आउटसाइड, आउटसाइड है, ये तो आउटसाइड हुआ। जब सरफेस पे लेंगे तो इस फॉर्मूला रखिएगा, इस फॉर्मूले रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान क्या कैपिटल आर स्क्वायर। अब 4 पाई गया, कैपिटल आर स्क्वायर भी चला गया, तो बचा कितना सिग्मा अपान एप्सिलॉन। ये सिग्मा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा बाय सिग्मा एस। सिग्मा क्या कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा, लीनियर एरियल वॉल्यूमेट्रिक एरियल चार्ज, सरफेस पे लाई करते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, बाय सिग्मा ये है एरियल चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं, सिग्मा क्या बोलेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी कह लेंगे, हो जाएगा। तो सिग्मा इज कॉल्ड एरियल चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। बन गया बेटा जी सर। अब बात करते हैं
ये लिख देना 8.6 फार इन साइड पॉइंट सी। उसके बाद आप लिखेंगे फार इंटरनल या इनसाइड पॉइंट के लिए लिखेगा इनसाइड पॉइंट, फिर हम लोग लेना है सी। अब सी के लिए लेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है। सी के लिए स्मॉल आर क्या है आपका, लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर की जो वैल्यू है पॉइंट से पास होने वाला है कैपिटल आर से क्या है, कम है। तो इनसाइड पॉइंट में क्योंकि इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, अंदर कोई चार्ज नहीं, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे बेटा आर लेस देन आर, लिखेंगे क्यू इन आई ई जीरो इक्वल टू जीरो। सो आई ई जीरो फाइव ई इन की वैल्यू क्या होगी, फाइव ई इन मतलब अंदर, जीरो, फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। क्या इक्वेशन फर्स्ट ई इन आल्सो, ठीक, जब फ्लक्स नहीं है तो फील्ड की वैल्यू में क्या होगी, जीरो होगा, ठीक। तो उस केस में अंदर जितने पॉइंट होंगे वहाँ पे फील्ड की वैल्यू जीरो, यानी सरफेस के अंदर किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर आप आओगे तो फील्ड की वैल्यू ऑलवेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक। अच्छा ये बताओ कितने लोग बताएंगे, हाँ जी। ये ऊपर गॉस के हिसाब से गॉस के हिसाब से ही गॉस के हिसाब से जो अंदर पॉइंट पर पहले प्लस की वजह से जीरो जीरो हो जाएगा प्लस के होने पर, लेकिन अगर माइनस रहे कुछ भी रहे तब इसके हिसाब से जो दूसरा का जो नियम है उस नियम 5 इक्वल टू ई इंटू डी ए, उसके हिसाब से हमको माइनस के लिए वो बताइए कैसे। अरे सर प्लस हो चाहे माइनस जो भी चार्ज को देंगे ना जी वो सर, हमेशा से सरफेस पे ही, अरे चोर चोर दुश्मन नहीं होते क्या, वो खाली कहावत है चोर चोर भाई, सर भाई जो नहीं होते हैं। ये कहा गया हाँ। कि प्लस से निकलता हुआ प्रतीत होता है, जी। माइनस से आता हुआ प्रतीत आता हुआ, लेकिन दोनों आके लड़ जाएंगे तब जितनी ताकत आपकी उतनी ताकत इनकी, और दोनों कहते भैया इसको छीनो। वो सर यहाँ पर दोनों अपोजिट में सेम वो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। वो कंसेप्ट लगेगा। नहीं कॉन्सेप्ट तो हमें यही रहेगा कि अंदर चार्ज नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लक्स के बेस पे ही डिफाइन करते हैं। अंदर फ्लक्स फील्ड अगर चार्ज नहीं है, अगर हम ये भी ना जाने वैसे सोचे तब क्या है, मतलब आप दो चीज़ें हैं, अंततः जैसे जीरो होने के दो कंडीशन होते हैं, या तो हो ही ना, जी सर, या तो ऐसे चीज़ें लग रही हैं जो एक दूसरे कैंसिल करके जीरो हो जाए। तो जैसे हम खड़े हैं तो हमारा वेट है ना, जी सर नीचे वेट लग रहा है, अब यहाँ पे कहा जाए नेट फोर्स जीरो है, तो जीरो होने दो सिचुएशन हो सकती है, या तो हमारा वेट ही जीरो हो ही ना, या तो हमारे द्वारा जो लग रहा है नीचे जितना लगाया जा रहा है, ठीक है, वो क्या है एक दूसरे कैंसिल करे तब भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिलहाल हम लोग यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, सिंस इनसाइड फ्लक्स विल बी जीरो सो फील्ड विल बी जीरो। हो गया बेटा, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस, प्लस देंगे तो भी सरफेस पे लाई करेगा, ऐसा नहीं लाई करेगा, क्योंकि हमेशा सेम सिमिलर नेचर ऑफ चार्जेस में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन से कोई भी चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम जहाँ तक वो मूव कर सकती हैं उतने डिस्टेंस पे लाई करेंगे, ठीक। जैसे अगर हम दो लोग के बीच में कुछ क्या हो जाए, झगड़ा, हाँ शुद्ध हिंदी में झगड़ा हो जाए, तो पास पास बैठते हैं क्या, वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं, अगर पास बैठेंगे तो वो घटेगा नहीं, वो बढ़ जाएगा जब तक समझौता नहीं हो जाता है तब तक, ठीक। तो वो कंडीशन आपका जो होता है, इसीलिए जब दो बच्चों में क्या होता है लड़ाई और तो लोग क्या करते हैं, दूर दूर कर देते, खिलाके क्यों चला देते, लो भैया आओ, हाँ, तो उस केस में दूर दूर कर दिया जाता है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि धीरे धीरे क्या करेगा वो आदमी भूल जाता है, ठीक। जैसे किसी गुस्से में आप हों, उस समय कोई मिल जाए आपको जिसके ऊपर गुस्सा है, तो हो सकता है दो चार लगा दीजिए आप, लेकिन अगर एक दो दिन बीत गया तो धीरे धीरे क्या होते हैं नॉर्मल। जैसे हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट होती क्या करती है, जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं तो उनको भी जेल में, उनको भी जेल में, जब जेल में जाते हैं तो आगे पीछे सोचना शुरू करते हैं, तब फिर नॉर्मल हो जाते हैं, कहते भैया मतलब करना गुनाह है, ठीक। अगर कह दिया जाए भैया छोड़ दिया जाए तो क्या करेंगे, पता नहीं दो चार को उड़ा देंगे, तो इसीलिए उनको क्या मिलता है, जो पनिशमेंट दिया जाता है उनको सेपरेट कर दिया। उसका कॉन्सेप्ट वही होता है कि जब आप फुर्सत में होंगे ना, तब आप अपने क्या फ्यूचर और प्रेजेंट और क्या सबके बारे में सोचते हैं, और जब गुस्से में होते हैं तो कुछ भी दिखता नहीं है, फ्यूचर क्या होगा, पास्ट क्या होगा, प्रेजेंट क्या होगा, सब भूल जाते हैं, ठीक है जी। चलिए समझ गया भैया। अब यहाँ से हमारा ग्राफ पूछा जाता है, ये बीच में बना लेते हैं। जब ग्राफ आप बनाओगे ना बेटा, तो ग्राफ हमें बनाने की और किसके बीच में, आर के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड की एंड किसके, आर
कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है। ग्राफ कितने लोग बनाएंगे? जल्दी से रफ पे बना के दिखा दो। रफ पे बना के ई और आर के बीच में जल्दी से 30 सेकंड का टाइम है। देखिए कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए यार इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या फ्लक्स के इलेक्ट्रिक फील्ड और किसमें भी है डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस के बीच में आंकड़ा लगाइए। तो फाई अरे ई एंड आर फाई नहीं है, ई और आर के बीच में दिखाना है। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आर मतलब दूरी। हाँ जी यहाँ पे ई क्या है? फाई होना चाहिए। अरे ई है इसका ई लिख लो भैया, मैं ये पहले ही लिख देते हैं, यहाँ पहला बना है। ये क्या है आउटसाइड? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता। फॉर हालो यार सॉलिड सरफेस सरफेस भी तो हाँ पॉइंट चार्ज के लिए अलग सरफेस जी, पॉइंट चार्ज के लिए तो वहीं से शुरू हो जाएगा। वही इसी के लिए हालो हाँ इसी के लिए बोल रहे हैं यार, बनवा रहे हैं तुमको दिए बढ़ा के, तो दूसरे के थोड़े बनवाएंगे। आया आप भी गायब थी देवी जी, कहाँ थी? हाँ घर चली गई? अच्छा घर पे आराम कर, मम्मी कहीं ज़्यादा मत पढ़, बेटा डॉक्टर बन जाएगी तो फिर मुफ्त इलाज होने लगेगा। हाँ दूरी ज़्यादा। कितने लोग का बन गया? बन गया? दिखाइए फोटो दिखाइए। ऊपर वाला नीचे वाला? अच्छा ऊपर वाला गलत है, ऊपर जो पहले बनाया है अच्छा गलत हो गया। हाँ जी जी और जी हाँ जी नहीं दिख रहा है तुम्हारा, आगे आओ जल्दी करिए। तीनों के बीच में सर एक ही बीच में ई और आर के बीच में, जैसे कि सर जी तीनों के बीच में सरफेस आउटर और हाँ हाँ वो सब बाहर तो कुछ भी हो सकता है। चलिए देखिए भैया सर जी कुछ लोग सही दिखा रहे हैं, कुछ लोग गलत दिखा रहे हैं। यार कौन वाला दिखा रहे हो? ये वाला, ये कि जानते क्या शो कर रहा है? आर बढ़ने के साथ साथ ही तुम्हारा बढ़ रहा है, घट रहा है। तब कहाँ वहाँ घट रहा है? हाँ तो बढ़ा रहे हो। पावर -2 हो जाएगा। देखिए बेटा सेंटर से लेकर सरफेस तक एक यहाँ लिखा कि इक्वल टू 0, ये लिख रहे हैं दैट इज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, फ्रॉम सेंटर टू कहाँ पे? सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड नो चेंज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर will be always 0, will be always क्या? ठीक, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है आपकी? 0, तो will be always 0। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो always क्या होती है बेटा? 0 होती है। तब सरफेस सेंटर से लेके कहाँ तक 0 है? सरफेस तक, तो सरफेस तक फील्ड मिलेगा जी, आपको अभी कांस्टेंट मिल रहा था। देखो यहाँ से आप ऐसा सीधा खींची हो ना तो वहाँ तो मिलेगा ही नहीं इसका, तो वहाँ यहाँ से लेके यानी ये जो स्मॉल आर जहाँ तक कैपिटल आर से कम है वहाँ तक कोई फील्ड नहीं होगा। जब हम लोग सरफेस से पहुँचेंगे कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यहाँ फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और जैसे जैसे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा उसकी वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करती जाएगी, बट यहाँ टच नहीं करेगी, ध्यान रखेंगे लाइन को टच नहीं करेगी। टच करने का मतलब इनफाइनाइट क्या पहुँच जाएगी, इनफाइनाइट को हम ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए फील्ड जो होगा ग्राफ ये मिलेगा, ये सेंटर से लेकर सरफेस ये वैल्यू, ये सरफेस का है, इसका है यहाँ पे ये सरफेस, और यही वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद फिर से फील्ड ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर क्या होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे फील्ड की वैल्यू क्या होगा? घटता जाएगा। हो जाएगा, समझ गए? जल्दी करो।
चलिए इधर कुछ नहीं दिखाएगा, इसका मतलब शुरू से यहाँ तक का जीरो। जहाँ तक नहीं रिप्रेजेंटेड है इसका मतलब वहाँ तक जीरो। वहाँ तक कौन वाली दूरी है? सेंटर से लेके सरफेस तक, मतलब जो इसका सेंटर है इससे लेके इसके सरफेस के बीच में जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पर फील्ड की वैल्यू जीरो मिली, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, दूसरा लिखेंगे आगे। अब सुन लीजिए यहीं पे एरो लगा के इसी में हम लोग नोट कर लेंगे इसको। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है बेटा, नॉन कंडक्टिंग है लेकिन कैसा है? हॉलो स्फीयर है। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, उसे भी अगर हम लोग चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो वो भी उसके सरफेस पे ही लाई करेगा। ठीक, अगर नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है उसे भी आप चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो कहाँ पे लाई करेंगे? तो ये क्या तबियत ठीक है? क्या हो गया? अच्छा, मिठाई ज़्यादा खाई तो डिफरेंट टाइप्स के, हाँ, इसलिए हो गया होगा। ठीक, चलो धीरे से हो जाएगा। गलाला वाला कर लिया। गलाला जानती हो? जानती हो? अच्छा, फीवर की वजह से छाले आते हैं। तो फीवर किट है? दवा जल्दी खाओ बेटा। हाँ, गर्म पानी कर सकते नहीं गर्म पानी से नहीं, वो ये सब फीवर की वजह से है। तो फिर जब तक फीवर सही नहीं होगा तब तक सही नहीं होगा वो। और टाइम से सोया उठा कर, हैं? टाइम से सोया उठा कर, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी हम लोग 11 बजे जगते हैं, कभी रात में 2 बजे जग जाते हैं, है ना? अगर आप इतनी चीज़ें केवल कंटिन्यू कर लीजिए, समय से खाना, समय से नहाना, समय से जगना, समय से सोना, ठीक, आपके 90% डिजीज़ रिलीफ रहेगा। अब ये ना कहना कि सर हमारा समय तो 10 बजे सुबह उठने का है, वो समय नहीं जो एक हमारे नियमों के अनुसार समय जगने का होता है। ठीक, अब कोई कहता है हम 4 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे जगते हैं, 6 घंटा तो हम भी सोते हैं, लेकिन वो शेड्यूल सोने का अपने यहाँ का नहीं है। ठीक, अपना इन्वायरमेंट जो है, पहले पुराने दादा दादी से पूछना अगर होंगे या नहीं, उनको तो पापा मम्मी जानते ही होंगे। सुबह क्या रात में लोग 8-9 बजे तक सो जाते थे और सुबह 4 बजे जग जाते थे। ठीक, 4 बजे बड़े आराम से ऑटोमेटिकली जग जाते थे, उन्हें घंटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, अभी क्या हम अलार्म लगा के सोते हैं, फिर भी अलार्म बंद कर कर के सोते रहते हैं, होता है ना? बजता है बेचारा, फिर से बंद, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सोए, फिर बजा, फिर बंद। ठीक, तो सोते रहते हैं। रीज़न क्या है कि एक तो लेट में सोते हैं, दूसरा इरेगुलर सोते हैं। इरेगुलर मतलब क्या? कुछ लोग होते हैं ना 1-1 घंटे बाद फिर जग के घूमने लगते हैं। हाँ, ठीक, अगर आप सही ढंग से सोइए तो आपको 5 घंटे 6 घंटे बहुत है यार। नहीं सर, हाँ? अगर हम सर 6 घंटे से कम सोएंगे तो दिन में हम एनर्जी कम रहेगी हमारे शरीर में। तो 6 घंटे सो लेंगे, भी आपकी एनर्जी ऐसी घट रही है। वैसे आपके एज में 5 घंटा सोना भी सफिशिएंट है, कम 5 नहीं। घंटे में होता है नहीं सर जी। हाँ, तो 6 घंटा सो लो ना यार। 6 सोते 10 से 4 सो लो, 6 घंटा तो हो गया। और हम सर 10 से 10:30 नहीं हो पाता हमारा। तो वही जो भी है हो जाएगी। ठीक, आप एक शेड्यूल बना लीजिए, इस टाइम पर हमें सोना है, लेकिन बहुत लेट में ना सोइए ना, बहुत क्या लेट में जगिए, थोड़ा सा टाइम। ठीक, जो हमारी परंपराएं थी वो सुबह जगने का, ठीक है, वो सब वो बड़े उपयोगी हुआ करते थे। अभी आप सुबह जग के 10 मिनट घूम लीजिए, देखिए एकदम रिफ्रेश हो जाएंगे। और 9 बजे जगेंगे तो पता धूप इतना तेज़ है तो उसमें, ठीक, इसलिए टाइम से खाइए, टाइम से जगिए, आधे रोग खत्म हो जाएंगे। और बाकी उसके बाद भी आ जाता है, तो उसके लिए दवाएँ बहुत उपलब्ध है ना। ठीक, चलो देखो नोट क्या नोट करें, 100 का 500 का 5000 नॉन कंडक्टिंग। चलो देखो नोट लिखिए नॉन कंडक्टिंग। नेक्स्ट है आप पॉइंट लिखिए, फारे नॉन कंडक्टिंग। एक भी लाइन रहेगा। हाँ, फारे नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग नहीं ऐसे हेडिंग नहीं, ऐसे पॉइंट बना लो बेटा। फॉर ए नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड at different points will be same as due to solid sphere, same as due to क्या? सॉलिड स्फीयर। जिस तरह से सॉलिड स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है,
वैसे ही हमारा क्या होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कर लो, ड्यू टू सॉलिड एंड हालो, ड्यू टू सॉलिड एंड हालो कंडक्टिंग स्फीयर्स, ड्यू टू सॉलिड एंड हालो कंडक्टिंग लिखना जरूरी है बेटा, ड्यू टू सॉलिड एंड हालो कंडक्टिंग स्फीयर्स। ठीक, रीजन क्या होगा बेटा, अगर ये नॉन कंडक्टिंग लेकिन हालो है ना, तो हालो होने में अंदर एयर है, तो एयर में चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी कहाँ करेगा, तो इसी के सरफेस पे ही लाई करेगा, जो सरफेस पे लाई करेगा। तो तीनों फार्मूले हमारे सेम मिलेंगे जिस तरह से कंडक्टिंग के लिए आपको मिलता था, चाहे वो सॉलिड था चाहे हालो, जिस तरह से कंडक्टिंग के लिए हमें ऑब्टेन्ड होता था वैसे ही बेटा हालो नॉन कंडक्टिंग के लिए भी मिलेगा। तो अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो इज द आउटसाइड, ठीक, ये भी क्या आएगा 1/4πε0 क्यू बाई कितना बेटा r², ठीक है। और इसी को जो सिग्मा बीटा में हम लोगों ने लिखा था, उसके बाद सिग्मा/ε0 कितना है, सिग्मा/ε0 इसमें कितना बाहर का रेडियस हमारा स्मॉल r है, अंदर का क्या सरफेस का रेडियस r है, तो r²/r², ठीक। दूसरा ई सरफेस जब लिखेंगे तो सरफेस के हम लोग क्या लिखा था 1/4πε0 क्यू अपान कितना R², और यही बराबर यहाँ पे आर की जब कैपिटल आर का कट जाता था तो सिग्मा/ε0 हो जाता था। और ई इनसाइड के लिए जब आपने लिखा था तो वैल्यू कितनी 0 होती थी, यहाँ भी 0 क्योंकि यहाँ भी अंदर चार्ज नहीं होगा, यहाँ भी सरफेस नहीं लाई करेगा। तो नॉन कंडक्टिंग हालों के लिए सारे पोजीशन पे फील्ड की वैल्यू वही होगी जो कंडक्टिंग के लिए होता था, समझ गए। कोई पूछे वाई, तो रीजन आपका होगा ड्यू टू इनसाइड चार्ज आल्सो विल बी 0 सेम एज कंडक्टिंग स्फीयर्स, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं पाया जाएगा हालों में, ठीक है, जिस तरह से कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर नहीं पाया जाता था, ठीक। और चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा बेटा तो फील्ड नहीं होगा, हो जाएगा। चलो इधर चले, हमें जो पढ़ना है पूरा, और ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा भाई, फील्ड वैसे है तो ग्राफ भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा दिखा लेंगे, हम इसी का नेक्स्ट है बेटा वहाँ पे था क्या अभी, कंडक्टिंग सॉलिड हालो और नॉन कंडक्टिंग क्या था आपका हालो स्फीयर था। अभी आप जो कंडीशन ले रहे हैं वो हमारा कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, नॉन कंडक्टिंग का सॉलिड स्फीयर। जब सॉलिड स्फीयर लेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा, इनसाइड में क्या होगा आपका चार्ज प्रेजेंट रहेगा, और जब इनसाइड भी चार्ज आपका प्रेजेंट है तो क्या फ्लक्स अंदर 0 होगा, और फ्लक्स 0 नहीं होगा तो फील्ड 0, फील्ड भी 0 नहीं होगा, तो इनसाइड फील्ड भी 0 नहीं होगा बेटा, अगर नीचे अंदर क्या है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो फील्ड भी इनसाइड प्रेजेंट रहेगा, क्लियर है। तो उस केस में इनसाइड में आपका फील्ड भी क्या होगा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका है तो, ठीक। अब देखो लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज ऐसे कर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड यूनिट ऐसे कर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, ठीक है। कैसे हैं ये नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली क्या है चार्ज स्फीयर की वजह से अगर फील्ड की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके पहले हेडिंग वाला क्या था उसका, उसमें कंडक्टिंग था, और दूसरा वाला जो लिखा था उसमें क्या लिखा था हालो नॉन कंडक्टिंग था, यहाँ पे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग होगा, सॉलिड एक है ना नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, यानी कहना यार जल्दी सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज है, वो कैसा था हालो, अभी क्या सॉलिड, सॉलिड हो गया तो अंदर पूरा पूरे वॉल्यूम में चार्ज आपको पाया जाएगा। अब की बार क्या होगा, पूरे वॉल्यूम में चार्ज आपको पाया जाएगा, ठीक। तब हम देखेंगे हम लोग
इधर चेंज कर दें। खत्म हो गए होते हैं जी सर। लंबी लंबी छुट्टियाँ हो जाती हैं कि चलो देखो फिर हो गया। जी सर। तो नॉन डिपेंडेंटिंग है बेटा। तो अगर यहाँ पे हम लोग चार्ज डेंसिटी लेंगे, क्या लेंगे? चार्ज डेंसिटी। तो रेडियल होगा, एरियल होगा, वॉल्यूमेट्रिक होगा या लिनियर होगा? किसमें? इसी में। आपके पास कौन सा चार्ज डेंसिटी होगा? बालून चार्ज डेंसिटी हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बालून, क्योंकि पूरे बालून में आपकी बात 4% है, तो बालून चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे अगर चाहिए आपको वो करना होगा, हम लोग लिखेंगे बालून चार्ज डेंसिटी। बालून चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे सिग्मा लिया था, जैसे बालून ने रो से ले लिया। ठीक। तो रो की वैल्यू होगी Q/V। अब Q/V का मान क्या होगा बेटा? 4/3πr³ लेंगे। तो आपके पास बदल गया, वहाँ सरफेस पे खाली पाया जाता था, आपके पास पूरे हिंदी में क्या बोलेंगे? आयतन में पाया जा रहा है उसके। ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग चार्ज के करने के लिए फार्मूला ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है, चार्ज डेंसिटी के टर्म में नहीं, बस याद रखिए जहाँ जरूरत होगी वहीं का नोट कर लेंगे। अब लिखेंगे बेटा फार आउटसाइड पॉइंट। पहला होगा फार आउटसाइड पॉइंट। अगर पॉइंट आउटसाइड आपने मान लिया, यहाँ भी ये ले लिया। ठीक। आउटसाइड पॉइंट आपने ए ले लिया। अब ये लिया है, बी लिया, सी लिया है, वो बात अलग की है। ठीक। बट कुछ लिया है आउटसाइड है। तो आउटसाइड पॉइंट आपने लिया, तो यहाँ से देखो क्या होगा बेटा? फाइव अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अकॉर्डिंग फाइव की जो वैल्यू आएगी आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो फाइव की वैल्यू आएगी कितना बेटा? Q/ε। यही आएगी ना फ्लक्स टोटल। भाई इसके तो अंदर ही लाई कर रहा है तो चार्ज बेटा, इसके क्या है? अंदर ही लाई कर रहा है, तो वही कंडीशन हो गया। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ठीक। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कर लीजिए फ्लक्स फाई का मान अगर हम इंडिकेट जाएंगे तो समझ जाएंगे। हाँ सर। अब तो एक बार समझा चुके हैं ना। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी यानी फ्लक्स ड्यू टू फील्ड, फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर होगा फाई की वैल्यू ई आउट इंटू कितना? एरिया कितना? 4πr² होगा ना। अब इन दोनों क्वेश्चन को क्या करो बेटा? इक्वेट कर लीजिए। ठीक। तो आपका हो जाएगा ई आउट इंटू 4πr² Q/ε0। ई आउट की वैल्यू सेम देखो वही मिलेगा 1/4πε0 Q/ क्या? वही मिल गया हमको जो अभी तक हमने कंडक्टिंग और उसके लिए पढ़ा था। ठीक। कब? जब तक आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे ग्रेटर है स्मॉल आर। ये लिखना यहाँ जरूरी है, नहीं तभी एप्लीकेबल है जब स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। ठीक है। तो सेम फार्मूला हमें वही मिल गया जो अभी हम लोगों ने पीछे कंडक्टिंग सॉलिड हालो एंड नॉन कंडक्टिंग हालो के लिए निकाला था। चार्ज डेंसिटी। हाँ, सरफेस में निकालेंगे। चार्ज डेंसिटी टेन वैसे थोड़ा हो जाता है, उसका बनता नहीं, ध्यान रखना चाहेंगे तो आप वो रख देंगे। रख दें ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। देखिए ये आउट की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। क्यू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? जब यहाँ पे लिखोगे तो क्यू इक्वल आ जाएगा रो इंटू 4/3πr³। ये हो जाएगा रो इंटू 4/3πr³ देखो यहाँ से कटेगा 4π गया। ठीक। सिग्मा इंटू r³ यानी रो अपॉन ε0। ठीक। इंटू या 3ε0 कर दें इंटू r³ अपॉन क्या? r²। ये होता है बेटा, लेकिन इसका में बहुत कम ही पूछा जाता है। ठीक।
तो सिग्मा अपान रो अपान सी एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक, अब सरफेस पॉइंट ले लेंगे, सरफेस पॉइंट। तो यहाँ पे भी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगा? तो सरफेस पे आओगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो ई सरफेस लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये भी फार्मूला सेम वैसे मिल गया। चार्ज डेंसिटी के टर्म मिलेंगे तो फार्मूला फिर से हमारा क्या होगा? तो जी कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर था, आर स्क्वायर था, तो यहाँ पे लिख लेंगे ई सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, यहाँ से देखो आ रहा रो अपान 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब है, आर स्क्वायर है, तो बचा क्या बेटा? आर। रो इंटू आर अपान क्या? 3 एप्सिलॉन हो जाएगा ना, अगर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लेते हैं तो। समझ गए? अब इतना करिए तब इनसाइड वाला बता दें पहले। आर इनसाइड आपकी बात 0 नहीं होगी, पहले से नोट कर लीजिए, पहले से नोट कर लीजिए तब इनसाइड वाला करना है। जल्दी कर लीजिए। अब लिखेंगे पार किसके लिए बेटा? इनसाइड पॉइंट फिट हो जाएगा। अच्छा आपको वक्त दे रहे हैं, आप इनसाइड के लिए घर से करके लाइएगा। ठीक, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या करेंगे बेटा? पहले हम लोग इसकी चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। इनसाइड जो चार्ज होगा तो पार इनसाइड पॉइंट के लिए कर लेते हैं। पार इनसाइड पॉइंट, जब इनसाइड पॉइंट के लिए लेंगे तो क्यू इन हमें निकालना पड़ेगा। तो रो इंटू कितना? वी इन, यानी कि अंदर का जो वॉल्यूम है इनसाइड का, जहाँ से हमको निकालना है। ठीक, तो रो की वैल्यू हमने कितना लिखा है बेटा? ठीक, कितना आया है आपका? 4/3 क्यू
4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू इनसाइड वाला रेडियस स्मॉल आर लिया है, इसकी वैल्यू होगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, होगा ना। देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू इन की वैल्यू होगी क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर, हो गया ना। स्मॉल आर क्यूब अपान कितना हो गया, कैपिटल आर क्यूब के बराबर हो गया। तो ये हमने इनसाइड चार्ज निकाल दिया। अब जब चार्ज निकाल लिया तो हमें क्या चाहिए, ठीक है, पाई ई की वैल्यू जो होगी, एक होगा क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट और दूसरा होगा पाई ई की वैल्यू ई इन इंटू क्या, ए एरिया जो आपका आपके एड्रेस मान लो या ए इन ले लो, तो यहाँ पे जब निकालेंगे दोनों को इक्वेट करोगे तो आएगा ए इन इनटू एरिया कौन सा लेंगे बेटा, इसका सरफेस एरिया लेंगे कि पूरा लेंगे, इसमें भाई साइड निकालना है, एरिया जो लेंगे एरिया इसी सरफेस का लेंगे कि पूरे का लेंगे, एरिया कौन सा लेंगे, पूरे का कि जो जिस पॉइंट से आपका पॉइंट पास आउट हो रहा है इंटरनल वाला उसका एरिया लेंगे। इंटरनल सी वाला, अरे भाई जहाँ निकालना है बेटा उसी का एरिया लोगे ना, फील्ड हमें यहाँ निकालना है, पड़ोसी घर का एरिया नहीं निकालेंगे, जो जहाँ निकाल रहे हैं उससे पास होने वाला जो एरिया होगा वो लेंगे आप, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस पॉइंट पे जैसे आउटसाइड पे लिया तो आउटसाइड पे हमने पूरा ये वाला एरिया लिखा था, देखो कहीं होगा, ठीक है, देखो पूरा लिखा था ना। हमने सरफेस पे लिया तो सरफेस वाले के लिए हमारा आ गया, कैपिटल आर ले लिया तो एरिया हमारा इसके सरफेस वाला हो गया। अंदर लेंगे पॉइंट तो क्या होगा, इनसाइड वाला एरिया आप कंसीडर करेंगे, ठीक, इनसाइड वाला लेंगे ई इंटू ए डैश की वैल्यू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा क्या, क्यू की वैल्यू आपने निकाला है कितना, क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब, ठीक, ये हो गया हमारा इसकी वैल्यू, ठीक, और अपान एप्सिलॉन ना कर लीजिए। अब कंडीशन क्या होगा, यहाँ से आप कर दो बेटा, ई इन की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग एक साइड कर लेते हैं बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, बचा ऊपर क्यू, देखो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है, तो 2 पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर बचेगा अपान क्या, कैपिटल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू इंटू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर क्यूब, क्यू कांस्टेंट कैपिटल आर कांस्टेंट, ये वैल्यू कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे इनसाइड जो फील्ड होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, स्मॉल आर के होगा। यहाँ जब ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे बेटा तो ऐसे बनेगा, ये सरफेस हो गया, इधर आर लेस देन कैपिटल आर है, इधर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है और ये कैपिटल आर के बराबर है। तो सेंटर से सरफेस तक फील्ड की वैल्यू क्या करेंगे, जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, तो अब की बार ऐसे जाएगा सरफेस। अब जब सरफेस पे पहुंच गया उसके बाद वाली कंडीशन क्या, फिर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया, तो ये फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल और यहाँ पे ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल, ठीक है। ये कंडीशन आपका होता है, अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, क्लियर है, चलिए ठीक है। ये आंसर लाए थे बाबू, कल गायब नहीं होंगे ना, हम किसी ने, अच्छा तब आप रखिए, कल हम आंसर यही बोल के 5 मिनट में चेक करवा देंगे, लीजिए ये क्या हो गया बेटा, चलिए इतना कर लीजिए।